अच्छा, फिर गोइंग ऑन टू एक्सरेज। एक्सरेज जो है उनमें भी आपको जनरेशन वाला प्रिंसिपल पता होना है, ठीक है। उसके आगे की कहानी बहुत सारी पता होनी है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड के बारे में ये समझो कि अल्ट्रासाउंड बहुत वीक होती है, दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग वेव्स, बहुत ज्यादा पावर नहीं लेके आती। तो हम इनके लिए जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल ये करते हैं कि ये उसके अंदर जाती हैं, रिफ्लेक्ट करके वापस आती है, ठीक है। वी आर नॉट पासिंग देम स्ट्रेट थ्रू। X-rays, on the other hand, are very high intensity, very high power waves. तो we pass them through. ठीक है जी। तो अल्ट्रासाउंड इज बेस्ड अपॉन रिफ्लेक्शन, एक्स रेज इज बेस्ड अपॉन ट्रांसमिशन। आप पूरा पूरा ट्रांसमिट करवा देते हो, इट इज बेस्ड अपॉन द पेनिट्रेशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। तो एक्स रेज वो क्यों इस्तेमाल होनी चाहिए, बिकॉज देर आर वेरी हाई इंटेंसिटी बीम्स, अल्ट्रासाउंड आर नॉट हाई इंटेंसिटी बीम्स। सबसे पहला मेजर डिफरेंस तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये, अल्ट्रासाउंड जो थी दे कैन नॉट बी यूज टू एग्जामिन डेंस स्ट्रक्चर्स। देखा होगा डेंस स्ट्रक्चर्स क्यों नहीं एग्जामिन कर सकते हम अल्ट्रासाउंड से, वो सबसे बड़ा मसला तो इधर से आता है कि इस बात को समझो कि जो डेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक अकूस्टिक इंपेडेंस ज्यादा आएगी, राइट। दो स्ट्रक्चर्स दैट आर डेंसर, क्योंकि वो डेंसर है कि उनकी तो उनकी स्पेसिफिक अकूस्टिक इंपेडेंस ज्यादा आएगी, राइट। तो जैसे हमने देखा था स्किन और एयर के बीच में मामला होता था कि स्किन ज्यादा स्पेसिफिक अकूस्टिक इंपेडेंस थी, एयर कम थी, तो उसकी वजह से उसका डेल्टा जेड अपॉन सम ऑफ जेड होल स्क्वायर क्या करता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि डेल्टा जेड अपॉन सम ऑफ जेड होल स्क्वायर वाली चीज में, क्योंकि ये डेल्टा जेड इतना बड़ा आ जाता है जब एक डेंस बहुत ज्यादा और एक नॉन डेंस चीज लोगे, हवा और सॉफ्ट टिश्यू को, तो उसकी वजह से डेल्टा जेड बहुत बड़ा आने की वजह से ये अल्फा बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो वो उसके अंदर घुसती ही नहीं है। तो बोन्स में अल्ट्रासाउंड घुस नहीं सकती, थोड़ी बहुत घुसती हैं, सम फैक्टर घुस सकता है, लेकिन बहुत सारी नहीं घुसती हैं। सो देयरफॉर दे कैन नॉट बी यूज्ड टू एग्जामिन बोन्स। दूसरी बात ये, द बिग प्रॉब्लम्स विद व्हाई यू कैन नॉट इन्वेस्टिगेट बोन्स विद देम, इसके बोन में जो होता है ना, यू बोन आपका जो है इट इज, क्योंकि देखो इफ योर मसल इज वाइब्रेटिंग वो वैसे ही सॉफ्ट है, ठीक है जी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। आपकी आर्टरीज वगैरह देर आल्सो फ्लेक्सिबल, ठीक है, आपके सॉफ्ट टिश्यूज फैट वगैरह सब फ्लेक्सिबल है, थोड़ा बहुत वाइब्रेट भी हो जाएगा कोई मसला नहीं है। बोन के लिए मसला बन सकता है, बोन अगर वाइब्रेट करवा दी बहुत ज्यादा, हो सकता है वो ज्वाइंट ही डिसलोकेट हो जाए, हो सकता है हड्डी टूट जाए बीच में से, सो वी कैन नॉट यूज अल्ट्रासाउंड फॉर दैट, ठीक है। वी कैन स्टडी बोन्स विद अल्ट्रासाउंड्स। वो कैसे, अगर हम अल्ट्रासाउंड बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी भेजना शुरू कर दें, लेकिन वो हाई इंटेंसिटी के भेजने के चक्कर में वो बोन क्रैक हो जाएगी इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू स्टडी इट, ठीक है, क्योंकि वो फिर बोन को रेजोनेट करवाना शुरू करवा सकती है, इट कैन कॉज बिग वाइब्रेशंस, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, तीसरी बात ये, क्योंकि बोन्स इतनी डेंस होती है, उनका जो लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होता है वो इतना ज्यादा होता है कि अल्ट्रासाउंड अगर उसमें घुस भी गई ना तो वो बीच रास्ते में ही खत्म हो जाएगी, वो बीच रास्ते में ही खत्म हो जाएगी, वो कहीं नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो बोन्स कैन नॉट बी स्टडीड विद अल्ट्रासाउंड, फॉर दैट वी नीड टू गो ऑन टू एक्सरेज। अच्छा, एक्सरेज की जो प्रोडक्शन है वेरी वेरी डीपली लिंक टू क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स जो है वो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, नाउ मसला क्या था, एक्सरेज जो थी वो आराम से बनती नहीं है, बिकॉज देर वेरी हाई इंटेंसिटी, अगर हाई इंटेंसिटी तो हाई पावर होगी, हाई एनर्जी होगी इनमें, तो उनको बनाने के लिए बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यू विल नीड हाई पावर और हाई एनर्जी, ठीक है। अल्ट्रासाउंड लो एनर्जी है तो उनको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो कोई भी लो एनर्जी चीज से बना लोगे आराम से। एक्सरेज को बनाने के लिए हाई एनर्जी चाहिए होगी, तो हमने तीन तरीके तजवीज किए। एक हीट कर दो, यानी थर्मियोनिक इक्वेशन कर दो, मतलब किसी भी चीज को इतना गर्म कर दो, जैसे जो लाइटें जलती हैं उनको गर्म कर दो लाइटों को, तो उनमें से विजिबल लाइट निकलना शुरू होती है। इसी तरह उन्होंने कहा हम गर्म कर देते, हमारे पास फिर एक्सरे के फोटोन निकल। मसला क्या था, कोई भी चीज इतने बड़े बड़े टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिस टेम्परेचर पे हमें एक्सरे चाहिए होगी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो मेल्ट कर जाता है। दूसरी चीज ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक तो पहली बात ये इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है नहीं, दूसरी बात ये दोबारा से मेल्टिंग हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेजिस्टेंस में फ्लो करती है, हीटिंग प्रोड्यूस करती है, जल के राख हो जाती है वो चीज। तीसरी चीज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमने इमिशन स्पेक्ट्रम में देखा है, जब एक फोटोन रख के मारते हो तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, डी एक्साइटेशन में वही फोटोन देता है वो फिर बात, राइट। तो वही फोटोन अगर हम एक फोटोन रख के मारे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, डी एक्साइट हो गया, फिर वो आ गया। मसला क्या था, अगर आपको एक्सरे का फोटोन इधर चाहिए तो आपको एक्सरे का ही फोटोन मारना पड़ेगा, तो दिस डिफीट्स द होल पर्पस। तो हमने क्या किया, हम फिर गए हैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट पे, हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट में गए। अच्छा, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट क्या होती है, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट की होती है कि देखो फोटोन छोटा सा होता है, इसका इतना मोमेंटम इतना मास नहीं होता है, तो और वो इतनी एनर्जी कैरी नहीं करता है नेचुरली, जितना हमें उसको उतनी एनर्जी देने के लिए उसके ऊपर ख्वारी करनी पड़ेगी, उससे कहीं कम गुना हम इलेक्ट्रॉन पे कम उसको ख्वारी करके हम इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे सकते हैं, ठीक है जी। तो जैसे
यू कैन गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी टू अ रॉकेट। रॉकेट में हम बहुत सारा फ्यूल जमा करके उस रॉकेट को स्पेस तक उड़ा सकते हैं, क्योंकि वी हैव द थिंग, हमारे पास वो कैपेसिटी है। फोटोन को, क्योंकि वो है ही इतना छोटा सा, यू कांट गिव दैट सो मच एनर्जी के वो फिर इवेंचुअली एक्सरे की करे, उसमें प्रॉब्लम होती है। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि वी व्हाट वी डिड इज क्या, हमने थर्मियोनिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करवाए, और वो इलेक्ट्रॉन्स थ्रू एक्सेलरेशन हमने वोल्टेज लगा के एक्सेलरेट करके हमने बहुत जोर से एक टंगस्टन एनोड पे रख के मार दिए। होता ये है कि वो इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है, आ रहा होता है, आ रहा होता है, आ रहा होता है, एंड देन इन दैट प्रोसेस अगर कोई इलेक्ट्रॉन सामने होता है, वो डीसेलेरेट होता 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 बिल्कुल रुक जाता है, बिल्कुल ही रुक जाता है। तो इन दैट प्रोसेस क्या हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये किया, हमने इसको बहुत ज्यादा एनर्जी दी थी एट दिस पॉइंट। तो वो आते 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 जब ये रुका, ठीक है, तो इसकी एनर्जी हाई एनर्जी से पूरी जीरो हो गई। अब उस एनर्जी ने कहीं ना कहीं तो जाना है, तो वो एनर्जी फिर फोटोन की सूरत में निकल आती है। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। सो इट्स जस्ट डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को रख के इलेक्ट्रॉन पे मारते हो, वो इलेक्ट्रॉन डीसेलेरेट होता है एंड देन यू गेट दिस एक्सरे फोटोन। ठीक है, तो कहानी एक्सरे प्रोड्यूस करने की। अच्छा, बेसिक प्रिंसिपल यही है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करो। इलेक्ट्रॉन पहले तो निकालना है, कहीं ना कहीं से चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन। वो कैसे रिलीज हो रहा है, थर्मियोनिक एमिशन से। एनोड को गर्म करो, इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन को फिर ये दिखाओ कि बहुत बड़ा वोल्टेज दो उसको, ये यहाँ पे बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज दिखा दो, तो इलेक्ट्रॉन खुद एक्सीलरेट करता हुआ आएगा। वो जब खुद एक्सीलरेट करता हुआ आता है और फिर जब आके लगता है, देयर इज अ स्लाइट चांस कि यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा, और ये इलेक्ट्रॉन आके दूसरे इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल हेड ऑन आके कोलिजन करे और बिल्कुल ही इधर आके रुक जाए। देयर इज अ स्लाइट चांस कि ये हो, स्लाइट चांस है, बहुत ज्यादा स्लाइट चांस है, लेकिन क्योंकि देयर इज मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर इज मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, देयर इज मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओवर हियर, तो इवन इफ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक लेट्स से 1%, तो मिलियन का 1% इज लाइक कितना हो गया, तकरीबन 1000 या कुछ इस तरह से हो गया, तो दैट्स स्टिल अ लॉट। तो बेसिकली दिस इज हैपनिंग लाइक वेरी वेरी, अक्सर और बेशतर इलेक्ट्रॉन्स आके टंक्शन एनोड में आके ठुक जाते हैं, उसकी गर्माहट बन जाती है। ठीक है जी, सो दे गिव कंप्लीटली, उनकी एनर्जी जो है इसमें हीट में बदल जाती है बजाय फोटोन में बदलने के। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी 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 इनएफिशिएंट मेथड, दिस इज नॉट अ वेरी गुड मेथड, क्योंकि वी आर रिलाइंग ऑन द स्लाइट पॉसिबिलिटी कि कोई इलेक्ट्रॉन आके किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन पे आके बिल्कुल कोइंसिडेंट हो जाएगा, और फिर इस केस में ये बिल्कुल रुक जाएगा। वी आर डिपेंडिंग ऑन दिस इन दिस मेथड, तो ये सबसे बड़ा मसला है। तो अच्छा, कुछ अब हमें ऑब्वियसली आगे पीछे की चीजें डिजाइन करनी है। मसला क्या होता है, टंक्स्टन एनोड पे जब आके लगती है तो टंक्स्टन एनोड गर्म हो जाता है, तो उसको कूल रखने के लिए हमें फैन चाहिए होता है, हीट सिंक चाहिए होगी, उस टंक्स्टन एनोड को कंटिन्यूसली घुमाना पड़ता रहेगा ताकि वो ठंडा रहे। ठीक है जी, अच्छा, फिर एक्सरे रिलीज होती है। अच्छा ना, बिफोर वी डिस्कस दी नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है, पहले तो ये डिस्कस करना है हमने कि ये एक्सरे जो प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, ये प्रोड्यूस होने के बाद अब इनका ये इस्तेमाल कैसे हुई। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस देम, फिर हम आगे की चीजें यहाँ पे थोड़ी बहुत और चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक्सरेज जो प्रोड्यूस होती हैं वो क्या करते हैं, आप फिर आप जो है वो एक बॉडी में से गुजार दो, तो जो भी बॉडी का आपको आपको किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, आपने उसके हाथ में से गुजार दो। अच्छा, हाथ में क्या है, हाथ में ये है कि तकरीबन इतना हिस्सा मेरे हाथ का, ये आगे सुना नहीं है, इतना हिस्सा लेट्स से दैट इज सॉफ्ट टिश्यू, ये मेरी हड्डी आ गई इतनी, एंड देन फिर इवेंचुअली मोर सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, अच्छा, हड्डी भी मेरी पूरी मतलब पूरे हाथ में नहीं है हड्डी मेरी, मतलब तकरीबन अगर साइड्स देखोगे इतना गोश्त ही होगा, इतना भी गोश्त होगा, बीच में हड्डी है। ठीक है, अच्छा, जब एक्सरे इसमें से जाती है तो क्या होता है, तो ये होता है कि देखो बोन इज अ वेरी डेंस स्ट्रक्चर, सॉफ्ट टिश्यूज आर नॉट एज डेंस। ठीक है, तो बोन क्या करती है, बोन ये करती है कि बोन अच्छी खासी एक्सरे की जो इंटेंसिटी है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि वही अटेन्युएशन वाली चीज हो रही है। अटेन्युएशन उस मीडियम में ज्यादा होगी जिसका अटेन्युएशन कोफिशिएंट सबसे ज्यादा होगा, तो इस केस में भी बोन अपनी डेंसिटी की वजह से इट हैज अ हायर अटेन्युएशन कोफिशिएंट, उसकी वजह से इन एक्सरेज जो है इसमें ज्यादा अटेन्युएट करती हैं हड्डी में, बनिस्बत इसके के मसल्स और सॉफ्ट टिश्यू और फैट वगैरह इसमें कम अटेन्युएट करती हैं। तो फिर आगे फिर वो निकल जाती है। अच्छा, आगे जो निकलती हैं उसमें ये होता है कि आपकी जो इंटेंसिटी जो आपकी सॉफ्ट टिश्यू से आ रही है वो ज्यादा होगी, क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं हुई इतनी। ठीक है, वो इतनी एब्जॉर्ब नहीं हुई, लेकिन आपकी जो इंटेंसिटी बोन से निकल के आ रही है वो बहुत ज्यादा ही कम हो गई होगी, बहुत बड़ा डिप आया होगा उसमें, क्यों, बिकॉज बोन इज वेरी डेंस, उसने अक्सर और बेशतर तो एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हम आगे एक सफेद सी फिल्म रख देते हैं। सफेद सी फिल्म क्या होती है, सफेद सी फिल्म ये होती है कि उसमें जब एक्सरेज पड़ती हैं तो वो एक्सरे फिल्म को जला देती है, वो उस फिल्म को जला देती है, तो बकायदा ये फिल्म व्हाइट होती है, ये फिर जलती है तो काली हो जाती है। दैट इज द होल प्रिंसिपल ऑफ एक्सरेज। अब लेट्स गो बैक,
एक्सरेज आई, अटेन्युएट करती हैं बोन्स में ज्यादा, मसल्स और सॉफ्ट टिश्यूज में इतना नहीं करती हैं। तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो मसल या सॉफ्ट टिश्यू से डायरेक्ट एक्सरे में आ रही है वो हाई इंटेंसिटी की होगी, जो बोन से आ रही है वो कम इंटेंसिटी की होगी। तो जो कम इंटेंसिटी वाली है वो स्क्रीन को कम जलाएगी, जो हाई इंटेंसिटी वाली होंगी वो ज्यादा जलाएंगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो मसल और सॉफ्ट टिश्यू में से आ रही है डायरेक्ट, वो स्क्रीन को जला के बिल्कुल काला कर देंगे, और जो हड्डियों में से आ रही है वो स्क्रीन को इतना नहीं जलाएगी। तो वहां से स्क्रीन अक्सर और बेशतर वहां से वाइट रह जाएगी। और एक्सरे में आपने ये देखा होगा कि हड्डियों वाला हिस्सा वाइट होता है, बाकी सब कुछ काला हो जाता है। वो काला क्यों होता है, क्योंकि वो हाई इंटेंसिटी आपके मसल और सॉफ्ट टिश्यूज में पास आउट करके वो उसको काला कर देती है। बोन क्योंकि अक्सर और बेशतर इंटेंसिटी एब्जॉर्ब भी कर लेती, तो आगे वो काला करने के लिए, कुछ जलाने के लिए फिल्म को कुछ बचता नहीं है। तो इसलिए यू सी दिस वाइट वाइट आपका जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता हुआ। अच्छा, तो ये है हमारी क्या चीज की कहानी, ये है हमारी एक्सरेज की कहानी। हम इस तरह से एक्सरेज बनाते हैं। अच्छा, नाउ रिगार्डिंग एक्सरेज यू आल्सो नीड टू नो वेरी वेरी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज के क्या है क्या नहीं, तो वो भी हमें सब कुछ पढ़ना है, वो भी हमें सब कुछ देखना है। तो द फर्स्ट थिंग इज शार्पनेस। शार्पनेस क्या है, जैसे पिक्चर खींचते हो तो आपको खुद ही पता होगा कि शार्प ये पिक्चर शार्प आई है, क्रिस्प आई है, ये पिक्चर शार्प नहीं आई। तो उसमें क्या फर्क होता है, उसमें बस ये फर्क होता है कि जो शार्प नहीं होती पिक्चर वो ब्लरी होती है, आपकी एजेस जो है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होती, उसमें हल्का सा वो ब्लरिश सा हो। एक्सरे में भी वही है, अगर इमेज शार्प नहीं हुई उसका मतलब है उसके अंदर जो एजेस हैं चीजों की वो फिर ब्लरी ब्लरी सी है। सो एक मसला तो ये है। दूसरा मसला ये है कॉन्ट्रास्ट का। देखो, शार्पनेस क्या है, ब्लरी होगी इमेज, एजेस रिड्यूस नहीं हो पा रही, ठीक है। तो मतलब अगर ये पॉइंटर है, अब आपकी उसमें अगर आपकी वीडियो में ये आ रहा होता है कि पॉइंटर कह रहा हूँ, ये बॉल पॉइंट है, अगर आपकी वीडियो में ये आ रहा होता है कि यहां से ये ग्रे ग्रे सा कुछ नजर आना शुरू हो जाए आपको, तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि पॉइंट, ये बॉल पॉइंट की एज यहाँ पे है या इधर कहीं है, ठीक है। अगर ये ग्रे ग्रे सा, मैं यहाँ से ग्रे ग्रे से ये ब्लरिश हो जाता है तो आपको पता नहीं चलेगा। तो शार्पनेस अलाउज यू टू रिड्यूस दी एजेस, ठीक है। शार्पनेस आपको एजेस का बताएगी, एजेस के अंदर कितना वो है। अगर एक्सरे में अगर हड्डी वाला जो हिस्सा है वो फैल के और फिल्म में इधर उधर हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, मसला ये होगा कि वो जो हड्डी के जो हमने शार्पनेस देखनी थी कि वो हड्डी कैसी है क्या नहीं हुई। देखो फ्रैक्चर जब देख रहे हैं तो फ्रैक्चर में यही देखने ना कि ये शार्प तो हो इमेज, अगर शार्प नहीं हुई तो ब्लर ब्लर जो भी होगा, अब ब्लरिंग की वजह से वो फ्रैक्चर नजर ही नहीं आएगा, वो भी सफेद ही हो जाएगा, ठीक है। सो शार्पनेस हमें बहुत सी चाहिए होती है। दूसरी चीज है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या होती है, कॉन्ट्रास्ट ये होती है कि जो मसल और जो हड्डी में जो फर्क है फिल्म में वो वाजिया होना चाहिए, मतलब हड्डी बाकायदा सफेद ही हो, मसल बाकायदा या सॉफ्ट टिश्यूज बाकायदा काले, वो इतने काले और इतने सफेद होने चाहिए कि उनको आराम से आप डिस्टिंग्विश कर सको। ऐसा ना हो कि आपने एक्सरे की फिल्म प्रोड्यूस कर ली, पता चल रहा है मसल भी सफेद आ रही है, बोन भी सफेद आ रही है, पता ही नहीं चल रहा है एक्सरे फिल्म में क्या हो रहा है। तो ये दो चीजें हैं जो हमें समझनी है। अच्छा, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एंड नाउ हम जो है वो क्या कहते हैं, लेट्स गो बैक टू देयर और फिर डिस्कस करते हैं इस पे बातें। अच्छा, तो एक्सरेज हमने प्रोड्यूस कर ली। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, वी प्लेस अ 4 to 6 विंडो, 4 to 6 वे विंडो। इससे क्या होता है, जैसे कैमरा में शटर होता है, ठीक है जी, शटर होता है, शटर नहीं, खैर उसमें शटर की बात नहीं होगी। जैसे कैमरा में वो जो लेंस होता है वो हमेशा एक्सपोज नहीं होता, वो थोड़े से ब्रीफ टाइम के लिए खुलता है फिर बंद हो जाता है, ठीक है। तो उसमें एक विंडो होती है विच ओपन एंड क्लोजेस। वो विंडो की होती है, वो विंडो छोटा सा ही ओपन करते हैं, छोटा सा ही फिर वापस बंद हो जाती है, ताकि लाइट जो है वो जो आए वो कॉलमनेटेड लाइट आए, वो ये उल्टी सीधी कोई लाइट ना आए, बिल्कुल फोकस्ड आए और फोकस्ड हमारी इमेज बने, कुछ और कहानी ना हो बस। तो वी वांट फोकस्ड एक्सरेज। हमें ये नहीं चाहिए कि एक्सरेज जो है वो यूं फैल फैल के निकल रही है, यूं यूं निकल रही है। वी वांट एक्सरेज टू कम लाइक दिस, वी वांट देम टू बी कमिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो ये फोकस कर देता है एक्सरेज को। उसके आगे क्या लगाना पड़ता है, उसके आगे एल्यूमिनियम फिल्टर लगाना पड़ता है, ठीक है। एल्यूमिनियम फिल्टर क्या करता है, वो कंट्रोल करता है सॉफ्ट एक्सरेज को। अब ये सॉफ्ट एक्सरेज और हार्ड एक्सरेज भी हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। अच्छा, सॉफ्ट एक्सरेज और हार्ड एक्सरेज क्या होती है, ठीक है। एक्सरेज ऑन दी होल आर वेरी हाई इंटेंसिटी, एक्सरेज वेरी हाई इंटेंसिटी होती है, लेकिन एक्सरेज में भी एक स्पेक्ट्रम है। एक्सरेज में कुछ ऐसी एक्सरेज हैं जो हमने एक्सरेज के लिए, मतलब एक्सरे स्कैनिंग के लिए, सीटी स्कैनिंग के लिए हमने कहा भाई अच्छा स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे, ठीक है। अच्छा, इस स्पेक्ट्रम से अगर आगे निकल जाओगे, मतलब इस स्पेक्ट्रम से वो वेवलेंथ दिखना शुरू कर दोगे जो बड़ी है, यानी आपकी अगर आप छोटी एनर्जी की देखने शुरू बेसिकली देखोगे, आई जस्ट नीड टू एक्सप्लेन दिस, E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो जिनका लैम्डा बड़ा होगा उनकी एनर्जी कम होगी, और जिनका लैम्डा छोटा होगा
सॉरी, हाँ, जिनका लैम्डा छोटा होगा उनकी एनर्जी बड़ी होगी। ठीक है, तो समझना क्या है इस बात में, समझना इस बात में कि एक्सरेज सबसे हाई इंटेंसिटी तो है, लेकिन उसमें भी एक हमने एक स्पेक्ट्रम डिफाइन किया हुआ है जो हमारे लिए बहुत अच्छा है, दैट इज द आइडियल स्पेक्ट्रम फॉर एक्सरेज। ठीक है, अगर उससे ज्यादा एनर्जी आ गई या उससे कम एनर्जी आ गई, कम एनर्जी वाली सॉफ्ट एक्सरेज, हाई एनर्जी वाली हार्ड एक्सरेज, सॉफ्ट एक्सरेज के लैम्डा बड़े होंगे, हार्ड एक्सरेज के लैम्डा छोटे होंगे। ठीक है, हाँ इधर लिखा हुआ। अच्छा, तो मसला क्या होता है कि ये जो सॉफ्ट एक्सरेज है और ये जो हार्ड एक्सरेज है, इनकी वजह से फालतू की कॉम्प्लिकेशंस बिल्ड होती हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या? सॉफ्ट एक्सरेज, द बिग प्रॉब्लम विद सॉफ्ट एक्सरेज इज कि ये ऑलरेडी ही कम इंटेंसिटी की होती है। ठीक है, कम इंटेंसिटी के होने की वजह से अक्सर बेशतर, क्योंकि इनकी पावर इतनी नहीं है, इनकी एनर्जी इतनी नहीं है, अक्सर बेशतर ये बहुत ज्यादा बोन में एब्जॉर्ब हो जाती है या आपके आसपास की सराउंडिंग टिश्यूज में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होगी? उसी से प्रॉब्लम होगी कि आपको कैंसर होने का खदशा है। तो हमें सॉफ्ट एक्सरेज नहीं चाहिए होती, बिकॉज वो हमारी बॉडी में ही एब्जॉर्ब हो जाती है। हमें एक्सरेज में क्या करना है? हमें एक्सरेज में ये करना है कि मसल और सॉफ्ट टिश्यू में से डायरेक्ट पास कर जाए, बोन में थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो, इतनी एब्जॉर्ब हो कि हमें पीछे सफेद दिख जाए वो बोन। ठीक, हमें सिर्फ ये करना है। अब मसला क्या है, अगर हमने बहुत ज्यादा कम इंटेंसिटी भेजी तो सब कुछ ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, बंदे को कैंसर होने का बहुत बड़ा चांस। ठीक है, और अगर आपको ये पता है कि यूवी लाइट, सन की जो यूवी लाइट है वो कैंसर करवा सकती है, तो एक्सरेज यूवी लाइट से भी ज्यादा पावरफुल है, वो 2 मिनट में। अगर यूवी लाइट 10 साल में कैंसर करवाएगी तो यूवी एक्सरेज जो है वो 1 मिनट में कैंसर करवाएगी। ठीक है, तो वी डोंट वांट द सॉफ्ट एक्सरेज। दूसरी बात ये, कुछ इसमें से हार्ड भी है, बहुत ज्यादा एनर्जी लेके आ रही है, बहुत ज्यादा एनर्जी लेके आ रही है, वो मसल में से भी ऐसी गुजर जाएंगी, वो बोन में से भी ऐसी गुजर जाएंगी, तो पीछे स्क्रीन पूरी ही काली हो जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए। सो वी डू नॉट नीड दिस सॉफ्ट, वी डू नॉट नीड दिस हार्ड, हमें बीच में एक वो स्पेक्ट्रम चाहिए जो हमारा आइडियल स्पेक्ट्रम है, जो ज्यादा सॉफ्ट भी ना हो, जो ज्यादा हार्ड भी ना हो, ऐसा हो कि वो मसल और टिश्यू में से गुजर जाए, बोन में थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि बोन पीछे हमारे पास जो है वो सफेद। सर किसी को एक्सीडेंटली कैंसर हो जाता है, कैंसर इससे? जी हो जाता है, इसीलिए जो एक्सरे स्कैन होते हैं उनकी एक तादाद होती है, इससे ज्यादा आप एक महीने में या एक हफ्ते में इससे ज्यादा नहीं करा सकते। ठीक है, और देर इज दिस इज ये जिस आई थिंक बिलीव आई बिलीव ये थॉमस एडिसन ने शायद एक्सरे का करा था, कोई था, आई डोंट नो, या कोई और उसने वो कर दी, तो बाकायदा जिसने ये इजाद किया था उसको हो गया था कैंसर। ठीक है, तो ये होता है, तो यू कैन नॉट एक्सपोज योर सेल्फ टू दिस हाई एनर्जी रेडिएशन। ठीक है, अच्छा, तो सॉफ्ट एक्सरेज और हार्ड एक्सरेज की भी आई होप कहानी हमें क्लियर हो गई हो। ठीक है, तो एल्यूमिनियम फिल्टर फिल्टर है, तो वो सॉफ्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है बड़ा अच्छा, तो इससे हम सॉफ्ट तो एलिमिनेट कर देते हैं। अब बात आती है हार्ड हार्ड वालों की। हार्ड कैसे एलिमिनेट होंगी? हार्ड की आप लोग अगर एलिमिनेशन करनी है तो आप ये एक्सीलरेटिंग वोल्टेज जो है वो अपना कंट्रोल कर लो। यू कंट्रोल दिस एक्सीलरेटिंग वोल्टेज, इसको कम कर दो, अगर बहुत ज्यादा तो कम कर दो, ताकि जितनी एनर्जी आप इस इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो वो इतनी एनर्जी लेके ना आए, ताकि कम एनर्जी लेके आए, तो वो कम वाली ही एक्सरेज बने जो हमारी आइडियल है, और जो आगे की बनेगी कम वाली वो तो हम एल्यूमिनियम फिल्टर में अब्सॉर्ब करवा दें। ठीक है, तो सॉफ्ट एक्सरेज एल्यूमिनियम फिल्टर से कंट्रोल होंगी, हार्ड एक्सरेज वही एक्सीलरेटिंग वोल्टेज को थोड़ा सा कम कर दो, ताकि वो जो बहुत ज्यादा हार्ड वाली है वो बिल्कुल कम हो जाए। ठीक है जी, अच्छा, फिर वो एक्सरेज आपकी सिस्टम से गुजरती है पेशेंट या सैंपल में से, फिर वो गुजरती है लेड ग्रिड में से। लेड ग्रिड क्यों है? लेड ग्रिड अगेन वही फोकसिंग वाली काम है, ताकि एक्सरेज सीधी गुजरे, टेढ़ी आड़ी टेढ़ी जो भी गुजर रही है वो सब हट जाए, वो सीधी जाए, और एक्सरे फिल्म पे हमारे पास बिल्कुल सही सही इमेज आ जाए। अच्छा, डिस्कसिंग अबाउट द शार्पनेस, 3 चीजें हैं जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ये 3 चीजें याद कर लो। हमने विंडो की बात कर ली, हमने लेड ग्रिड की बात कर ली। मेक एनोड स्मॉल, एनोड स्मॉल करने का क्या फायदा होगा? एनोड स्मॉल करने का ये फायदा होगा कि इसको डिस्कस करना बहुत ज्यादा हो जाएगा। बेसिकली देयर इज समथिंग नोन, जैसे सोलर इक्लिप्सेस होते हैं आपके, ठीक है, व्हेन यू हैव सोलर इक्लिप्सेस, तो ये मून है और अर्थ, ये कहलाएगा हमारा लूनर इक्लिप्स, जब मून अर्थ के सामने आ जाता है। ठीक है जी, सॉरी, ये लूनर इक्लिप्स नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा सोलर इक्लिप्स। दिस इज द सोलर इक्लिप्स जिसमें मून, सन और अर्थ इस तरह से, ये मून है हमारा, ये अर्थ है, और ये सन है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? इस केस में ये होता है कि, एक सेकेंड, लेट मी ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। इस केस में होता है कि कुछ रीजन ऐसा होता है जो बहुत काला होता है, जैसे हर शैडो में होता है, कुछ रीजन शैडो में होता है जो बहुत काला होता है, और कुछ रीजन शैडो में ऐसा होता है तो थोड़ा थोड़ा ब्लरिश सा लाइटिश सा होता है। तो सोलर इक्लिप्स में भी यही होता है, कुछ रीजन बहुत काला होता है, कुछ रीजन लाइटिश सा ब्लरिश सा होता है। ठीक है, अब मून जब सोलर इक्लिप्स होता है तब ये इफेक्ट बहुत कम होता है, बिकॉज मून छोटा सा है।
तो उसमें ये जो अम्बरा पेनम्बरा वाली चीजें वो बहुत ज्यादा नहीं होती। लेकिन जब आपके पास लूनर इक्लिप्स होता है, व्हेन यू हैव दिस सन और अर्थ और मून, ये अर्थ आ गया और ये मून आ गया, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से काफी बड़ा ये जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसमें से बहुत ही छोटा सा रीजन होगा जो अम्बरा बनता है, तो तकरीबन ये अम्बरा है और वो पेनम्बरा कहलाता है। खैर बहरहाल बात क्या समझनी है, इसमें बस ये याद कर लो कि एनोड को अगर स्मॉल कर दोगे, ठीक है, एनोड को अगर छोटा रखोगे तो उसमें ये एक्सरेज ज्यादा फैलेंगे नहीं। असल में मसला क्या है, शार्पनेस अगर कंट्रोल करनी है, एक्सरेज को फैलाना नहीं है। तो एक्सरेज को फैलाना नहीं है, रोक के रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है। तो इनके ये तरीके हैं, विंडो से, लेड ग्रिड से, और एनोड को छोटा कर दो ताकि वो बहुत ज्यादा फैली हुई एक्सरेज बनाए, वो छोटी छोटी सीधी कोलैबोरेटेड बीम ही बना। कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट कैसे कंट्रोल करोगे, वही हाई हार्ड एक्सरेज वाली कहानी है। एक्सीलरेटिंग वोल्टेज से कंट्रोल कर लोगे। बहुत ज्यादा जल रही है स्क्रीन तो इसका मतलब है हार्ड बहुत ज्यादा है, कम कर दो। बहुत कम जल रही है स्क्रीन तो इसका मतलब है सॉफ्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्या कर दो, थोड़ा सा ज्यादा कर दो, मतलब बढ़ा के उस आइडियल स्पेक्ट्रम में ले आओ, वो फिर आपकी कहानी खुद ही हो जाएगी, फिर उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये भी बात हो गई है, लॉट टू डिस्कस ओवर हियर। अच्छा, देन देयर इज वन मोर थिंग जो आपके काफी दफा ये सवाल आता है, आउट 3 to 4 टाइम्स आया हुआ आई बिलीव आपके 2016 और 2022 में। वो ये है कि वो अक्सर बेशतर ये इंटेंसिटी और लैम्डा का आपको स्पेक्ट्रम बना के दे देंगे कि ये है और कुछ इस तरह से ये बन रहा है। ठीक है, इसमें से मैंने सॉफ्ट एक्सरेज वाली कहानी बता दी जो बहुत ज्यादा हाई लैम्डा की है, इसमें मैंने हार्ड एक्सरेज वाली कहानी बता दी जो बहुत ज्यादा छोटे लैम्डा की है, बीच में हमारा आइडियल है जो सही वाले लैम्डा के। ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, इसमें कुछ चीजें बड़ी पिक्यूलियर हैं जो हमें समझनी है। सबसे पहली तो चीज जो हमें समझनी है वो ये समझनी है कि ये जो एक्सरेज का है ये आता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है जी, मतलब वैसे तो हम एक इलेक्ट्रिकल वोल्टेज लगा रहे हैं और थ्योरेटिकली तो हम हर इलेक्ट्रॉन को वही एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर वही एनर्जी दे रहे हैं तो हमेशा वही एनर्जी की एक्सरे बीम बननी चाहिए। तो मतलब होना तो ये चाहिए था कि ये इस तरह से कुछ यहाँ पे डॉट आता, किसी लैम्डा पे किसी इंटेंसिटी का डॉट आ रहा होता है, बस यही बन रही है हमारे पास। लेकिन एक्सरेज वैसे नहीं, एक्सरेज ये जो बनता है हमारे पूरा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। अच्छा, ये क्यों होता है, ये इसीलिए होता है क्योंकि जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है वो किसी किसी इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करवा देगा, किसी किसी इलेक्ट्रॉन को इतना ज्यादा एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो कुछ बच्चे ज्यादा अच्छे ग्रेस्प कर लेते कॉन्सेप्ट, कुछ बच्चे इतने अच्छे ग्रेस्प नहीं कर पाते हैं कॉन्सेप्ट, उन पर थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी कहानी है, भाई जब आप एक्सेलरेटिंग वोल्टेज लगा रहे हो तो कुछ बहुत ज्यादा एक्सेलरेट कर जाते हैं, कुछ इतना ज्यादा एक्सेलरेट नहीं करते। दैट इज बिकॉज हमारी ये डिपेंड, हमारी जो ये लिमिटेशन है हमारी रियल लाइफ की, तो वो क्योंकि इतना एक्सेलरेट नहीं करते हैं, बिकॉज दे डोंट एक्सेलरेट इतना ज्यादा, तो इसकी वजह से हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है ना वो डिफरेंट होती है। जैसे हर बच्चे का पोटेंशियल डिफरेंट है तो हर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी डिफरेंट होती है। वो जब डिफरेंट होती है तो वो डिसेलरेट जब करती है तो जो वो जो एनर्जी देता है उसकी वजह से ये पूरा स्पेक्ट्रम बनता है एक्सरेज का, ये सारी एक्सरेज इसमें शामिल है, ये सब बनती है। अच्छा, दूसरी बात पे आ जाओ। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आपके पास बहुत शार्प कट ऑफ वेवलेंथ होती है। शार्प कट ऑफ वेवलेंथ क्या मतलब, ये आगे तो हमेशा के लिए चलता है लेकिन पीछे के लिए हमेशा नहीं चलता, हमेशा ये आके कहीं ना कहीं आके ठक करके खत्म हो जाता है। ठीक है, ये कहां पे हो रहा है, ये यहाँ पे हो रहा होगा कि ये वो ब्राइटेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा जिसने सारी की सारी एनर्जी गेन करी होगी जो हमने इसको दी। ठीक है, जैसे कोई ना कोई ब्राइटेस्ट स्टूडेंट होता है वो जो सब कुछ उसको आता है, क्लास में वो सब पढ़ लेता है, आगे भी बैठता है, सब चीजें कर लेता है। ठीक है, जो हम सबको जहर लगता है। तो इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन भी कोई ना कोई एक इलेक्ट्रॉन होता है जो सब अच्छे से कर लेता है, वो पूरी पूरी एनर्जी भी लेता है, पूरा पूरा डिसेलरेट भी हो जाता है, तो उसकी वजह से वो एनर्जी भी सबसे हाईएस्ट दे देता है, मतलब आपको सबसे हाईएस्ट एनर्जी की एक्सरे भी दे देता है। वो हमें नजर आ रही है ये रही। ठीक है, हमने खुद ही देखा था E=hc/λ। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा एनर्जी देगा उसकी सबसे छोटी वेवलेंथ होनी चाहिए, तो सबसे छोटी वेवलेंथ पे एक शार्प कट ऑफ बन जाता है, यहाँ पे आगे स्पेक्ट्रम खत्म हो जाता है। तीसरी बात, कुछ बातें ये होती हैं इसमें कहलाती हैं कैरेक्टरिस्टिक जंप्स। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक जंप्स क्या होते हैं, ये होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स आते हुए कभी कभार ये हो सकता है कि उस इलेक्ट्रॉन को हिट करें, उसको भी हार ले रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पे डिसाइड कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इतने मोमेंटम के साथ आ रहा हो, रुका ही नहीं, धक करके लगा और उस इलेक्ट्रॉन को भी साथ देके बाहर निकल के ले गया। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि वो जब दोनों बाहर निकल जाएंगे तो अब वो एक वेकेंसी प्रोड्यूस हो गई, वहां पे जगह बच गई। तो उसमें क्या होगा, उसमें ऊपर से आसपास के इलेक्ट्रॉन जाके उसमें आके जगह लेने की कोशिश करेंगे। तो जब वो ये आते हैं, ये जो कहानी करने आते हैं वो अपनी, जब वो जगह लेने आते हैं किसी की, तो वो ट्रांजिशन करते हैं डाउनवर्ड। जैसे क्वांटम फिजिक्स में वो जब डाउनवर्ड ट्रांजिशन कर रहे हैं तो कोई ना कोई फोटोन रिलीज करेंगे, इसी तरह जब वो डाउनवर्ड ट्रांजिशन कर रहे हैं वो कोई ना कोई फोटोन रिलीज करते हैं फॉर सम रीजन दैट इज इन दी एक्सरे
स्पेक्ट्रम हमें एक्सरे स्पेक्ट्रम में ही मिलता है वो फोटोन, तो वो क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी डाउनवर्ड ट्रांजिशन होती है, तो वो इधर आ जाते हैं, इसकी वैकेंसी फिल कर लेते हैं, तो हमारे पास ये ऐसी ऐसी कुछ लाइनें भी आती हैं। और ये जो है वो हर मेटल के लिए वैसी आती, जैसे टंगस्टन की ऐसी आएगी, आयरन की ऐसी, आयरन की जो होंगी वो हमेशा वैसी आएंगी, मर्क्यूरी की वैसी आएंगी हमेशा जो होंगी। तो दीज आर ऑल्सो यूज टू आइडेंटिफाई सर्टेन मेटल्स। बहरहाल ये आपकी जो स्पेक्ट्रम की कहानी है, सॉफ्ट है कुछ इसमें, उसमें कुछ हार्ड है, इसमें से कुछ आइडियल है, कंटिन्यूस क्यों है ये पता होना चाहिए। दूसरी बात ये कि शार्प कट ऑफ वेवलेंथ क्यों है, ये पता होना चाहिए। तीसरी बात ये कैरेक्टरिस्टिक जंप्स क्या है, ये पता होने की जरूरत है। ये वाला सवाल आता है तो इसमें यही सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी, इससे बाहर फिर और कुछ चीज पूछी नहीं जाती। अच्छा, ना लास्ट थिंग वी ऑलरेडी डन दिस, ठीक है, वही डिके इक्वेशन है। फैक्टर फैक्टर क्या है, फैक्टर वही e माइनस म्यू एक्स ई माइनस के एक्स है, ठीक है, वही डिके इक्वेशन है। एंड देन देयर इज समथिंग नोन एज द हाफ वैल्यू थिकनेस। हाफ लाइफ जैसे निकालते हो, हमने पहले भी बहुत दफा देखा है भाई, अगर आपको हाफ लाइफ चाहिए तो आपको जो अपनी रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हाफ करना है, तो उसी चीज को बस हाफ डाल दो, इनिशियल का हाफ डाल दो और फिर सॉल्व कर दो, वो फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, इस वाले चैप्टर में अक्सर बेशतर आएगा तो डेरिवेशनल के थ्रू ही आएगा। जैसे रेडियो एक्टिव में तो हाफ लाइफ देना एक्सपेक्ट करता है आपको फॉर्मूला पता होगा, इसमें वो डेरिवेशन करवा के पूछ लेंगे, कितना जो खास नहीं है डेरिवेशन कर लेना, कोई मुस्लिम मसले की बात नहीं है हमें। बहरहाल इसमें कोई खास इस काम का नहीं है इसका, ठीक है। एंड आई बिलीव यू कैन डू द क्वेश्चंस। अच्छा, ये तो हट ही गया है वेरी मच। आई वांट टू बी डिस्कसिंग, मैंने एक्सरे के कोई सवाल नहीं करवाए। अच्छा, बाय द वे ये जो था पार्ट, ये जो वॉक्सल्स वाली कहानी थी, ठीक है, वॉक्सल्स वाली जो ये कहानी है, जो ये सब हमने जो सीखा था, ठीक है, वॉक्सल्स का, ठीक है, सीडी स्कैनिंग नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ वॉक्सल्स की कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूँ। ये कोर्स में अब एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि ये आपके कोर्स का पार्ट है, मतलब लिखा हुआ नहीं है कि इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दी भी नहीं, मतलब वॉक्सल्स और उनकी कैलकुलेशंस वाली जो लाइन थी जो पहले थी कोर्स में, वो हटा दी है। तो अंदेशा यही है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये अब नहीं है कोर्स में, ये जो वॉक्सल्स वाली जो चीज है। तो वॉक्सल्स वाली चीज आप लोग ना करके जाए तो दैट इज ऑल्सो गुड। ये जो वॉक्सल्स की कहानी है ये सारी, ये आप लोग नहीं करके जाएंगे, दैट इज गुड। लेकिन सीटी स्कैनिंग का जो ये वाला जो आंसर है, ये वाला, वो हम जरूर देख के जाएंगे, इसको लिखना क्या है, ठीक है। अच्छा, let's do this question. Explain how X-rays are produced for use in medical diagnosis. थर्मियोनिक इमिशन, इलेक्ट्रॉन बनाते हो, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे बहुत ज्यादा एनर्जी देते हो, वो एक्सेलरेट करता हुआ होता है, उसको डीसेलरेट करवा देते हो बाय मेकिंग कोइंसिडेंट ऑन अ इलेक्ट्रॉन। डीसेलरेट करता हुआ वो फिर फोटोन रिलीज करता है जो एक्सरे की स्पेक्ट्रम में होता है, खत्म कहानी। State why X-ray images are taken of multiple sections of the body during computer tomography. Computer tomography क्या होती है, वही कहानी है एक्सरेज की, पूरे 3D में, पूरे 3D लूप में अराउंड द पेशेंट वो हो रहा होता है, तो इधर बेसिकली आंसर आ जाएगा टू मेक अ 3D इमेज, दैट्स इट। अच्छा, an X-ray image taken of the structure as shown in figure 9.1, सॉफ्ट टिश्यू है, ये हड्डी है, ये डिटेक्टेड एक्सरेज यहाँ पे हमारी है। 5.6 सेंटीमीटर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू है, 2.4 सेंटीमीटर ऑफ बोन है। The linear attenuation coefficient of bone is this much. The linear attenuation coefficient of soft tissue is this much. The incident X-rays are parallel and have a uniform density, intensity I not across the structure. तो ये पैरेलल है और इनकी जो, ये क्या बेकार लाइन लिखी हुई है, ये बोला हुआ है कि यहाँ पे ये आई नॉट आ रही है सारी, ठीक है, लाइन कुछ गलत लिखी हुई है, इंग्लिश को गलत लिखी है। रिमेन इन टर्म्स ऑफ आई नॉट द इंटेंसिटी ऑफ डिटेक्टेड एक्सरेज फ्रॉम पॉइंट पी पॉइंट क्यू। अच्छा, पॉइंट पी क्या है, पॉइंट पी वो है जिसमें से सिर्फ जो सॉफ्ट टिश्यू में से जा रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें डीके इक्वेशन लगानी है सिर्फ इस सॉफ्ट टिश्यू पे। तो आई इक्वल्स टू आई नॉट ई माइनस म्यू एक्स। अच्छा, आई इक्वल्स टू आई नॉट ई माइनस म्यू एक्स। अच्छा, हम जा रहे हैं सॉफ्ट टिश्यू में से, तो सॉफ्ट टिश्यू का म्यू लेंगे, वो है 0.89 पर सेंटीमीटर। ये लेंथ भी सेंटीमीटर दी हुई है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर डिमेंशनल कंसिस्टेंसी है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो माइनस 0.89 और वो लेंथ क्या थी, 5.6। 5.6 ये कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा, यहाँ पे लिख दोगे। फिर पूछते हैं पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू क्या है, पॉइंट क्यू जो है वो पहले सॉफ्ट टिश्यू में से जाता है, फिर हड्डी में से जाता है, फिर दोबारा से सॉफ्ट टिश्यू में से जाता है। तो इट वुड बी वेरी यूजफुल कि यू डू द पूलिंग वाली चीज इधर, तो पूलिंग वाली चीज कर लो। पूल क्या है, पूल ये बन जाएगा कि 5.6 में से 2.4 निकालो, तो यानी इस बात का मतलब ये है कि 1.6 सेंटीमीटर इधर है, 1.6 सेंटीमीटर इधर है ना।
उसका मतलब है कि 3.2 सेंटीमीटर ऑफ सॉफ्ट टिश्यू में से जा रहे हैं हम, और दूसरी बात ये कि हम फिर क्या कर रहे हैं, हम ये 2.4 सेंटीमीटर ऑफ बोन में से जा रहे हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स निकाल लो। इसका फैक्टर हो जाएगा ई, इसकी 0.89 थी तो माइनस 0.89, और इसकी 3.23 सेंटीमीटर, और इसका क्या हो जाएगा ई, इसकी थी 3.4 और ये आ गया 2.4। ये कर लोगे, आंसर आ जाएगा दोनों का भाई ये बाकी। ठीक है जी, अब मैं इसके आंसर्स भी लिख देता हूँ दोनों के। ठीक है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कर देना। अच्छा, ये किस तरह से करोगे ये भी देख लो। दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई करोगे इन आई नॉट, आई नॉट में मल्टीप्लाई करोगे दोनों फैक्टर्स, यहाँ पे इंटेंसिटी आ जाएगी फाइनल वाली, तो वो भी आपने लिख ली। अच्छा, द आंसर टू दिस इज, पहला वाला जो आंसर है वो है 0.0068, दूसरा वाला जो आंसर है वो है 1.7 इंटू 10⁻⁻5। अब वो आपसे बोल रहे हैं भाई आप हमें ये बता दो कि जो दोनों की जो कॉन्ट्रास्ट होगी, जो इस इमेज की कॉन्ट्रास्ट होगी, वो अच्छी होगी या बुरी होगी। तो वो कैसे बताएंगे हम, वी डन दिस क्वेश्चंस काफी दफा, तो आई बिलीव कुछ बच्चे सवाल का जवाब दे देंगे। इसकी कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट क्या था, कॉन्ट्रास्ट ये था कि डिफरेंस होना चाहिए दोनों की इंटेंसिटीज में, काफी बड़ा डिफरेंस होना चाहिए, ताकि एक स्क्रीन को ज्यादा जलाए एक स्क्रीन को कम जलाए। तो वी कैन क्लियरली सी जो पॉइंट क्यू वाली जो कहानी है, ठीक है, जो क्यू वाली जो कहानी है, उसकी इंटेंसिटी आ रही है 0.000012341 ये आ रही है। इसकी थी 0.0068, 0.000017 इज डेफिनेटली अ लॉट स्मॉलर देन 0.0068। तो बात का मतलब क्या बना, बात का मतलब ये बना कि हाँ, अच्छा कॉन्ट्रास्ट होगा, क्योंकि ये कम जलाएगा स्क्रीन को, ये ज्यादा जलाएगा, तो यहां से स्क्रीन ज्यादा काली दिखेगी, वहां से स्क्रीन स्क्रीन सफेद दिखेगी। तो यस, हमें दिखानी थी हड्डी, हड्डी नजर आ जाएगी, बाकी सब कुछ काला नजर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर, एनी प्रॉब्लम्स ओवर हियर। और ये जो टाइप ऑफ सवाल है ये काफी दफा आ रहा है, तो जस्ट ऑल्सो मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड के कॉन्ट्रास्ट कैसे बता रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सबको क्लियर है, एनी प्रॉब्लम्स, आर वी हैप्पी। अच्छा, देन देर इज नॉट मच लेफ्ट, बस एक सीटी स्कैनिंग वाली कहानी है। सीटी स्कैनिंग वाली कहानी, इसमें भी कुछ बहुत डिटेल में अब हमें जाना नहीं है, वो तो हट ही गया जो डिटेल वाला पार्ट था। सीटी स्कैन क्या होता है, वो ही एक्सरे है, लेकिन अब जिससे पहले क्या करते हैं, पहले करते हैं एक्सरे यहां से भेजते हैं, यहाँ से मेरे सर में से जाती, यहाँ से निकलती, तो ये एक एक्सरे हो गई। अब क्या करते हैं, मेरे सर के अराउंड पूरी एक रिंग बिछाते हैं, यहां से एक्सरे भेजते हैं, यहां से रीड ऑफ करते हैं पीछे से, यहां से भेजते हैं, यहां से रीड ऑफ करते हैं पीछे से, यहां से भेजते हैं, यहाँ पे रीड ऑफ करते हैं। तो मेरे पूरे सर के 360 राउंड पूरा ये मेरे सर का एक्सरे ले लेते हैं एक ही दफा में। ठीक है, अच्छा, और फिर क्या करते हैं, फिर इसी रिंग को पूरी बॉडी के ऊपर घुमाएंगे, मतलब हर सेक्शन का अलग अलग, मतलब अगर सेक्शन करना चाहें तो मतलब तकरीबन समझो कि जो रिंग है उसका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर का एक सेक्शन बन गया मेरे सर का, फिर 1 सेंटीमीटर इतने का बन गया, फिर इधर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इस तरह से करते 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 बनाते बनाते पूरी बॉडी को बना के उसको जोड़ के 3D इमेज बना देते हैं। तो दिस इज द होल प्रिंसिपल ऑफ ए सीटी स्कैनिंग। ठीक है जी, सीटी स्कैनिंग में होता क्या है, सीटी स्कैनिंग में इस तरह से आपके पास इंस्टेड ऑफ पिक्सल्स, जो आपकी स्क्रीन होती है 2D पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, 2D पिक्सल यानी एक्स और वाई डिमेंशन होते हैं। इसमें क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया तकरीबन अगर रिंग 1 सेंटीमीटर की है, तो वो तकरीबन वो 1 सेंटीमीटर का एक मोटा पिक्सल बनता है, 1 सेंटीमीटर मोटा पिक्सल बनता है। तो यानी उसका वॉल, उसके थिकनेस भी आ गई उस पिक्सल की। तो पिक्सल हमने बता दिया कि यार 1 सेंटीमीटर तक ये कहानी है इसकी पिक्सल की। यस, पेट स्कैन्स भी होगा। तो पिक्सल की हमने बता दी कि 1 सेंटीमीटर तक इसकी कहानी पिक्सल की इतनी है कि इसकी ये आ रही है कहानी, इसकी आ रही है, इसकी आ रही है, इसकी आ रही है, तो ये पिक्सल की जगह वॉक्सेल बन जाता है, यानी इसका वॉल्यूम आ गया पूरे पिक्सल का, तो इसलिए हम इसको वॉक्सेल कहते हैं। ठीक है, बहरहाल जो बात याद रखनी है वो ये आंसर याद रखना है कि क्या होता है, एक्सरेज आर टेकन एट डिफरेंट एंगल्स ऑफ अ सेक्शन स्लाइस, the x-rays are processed and a 2D image of the slice is generated. The process is repeated for many slices along the patient's axis. All of the 2D slices are combined to make up a 3D image. A lot of processing power is used to build up this 3D image. This 3D image can be rotated and seen from different angles on a computer screen. तो खुद ही देख रहे होगे इसमें एक्सरे का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं है, इसमें वही बात है बार बार, एक्सरे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में भेजते हैं, 2D स्लाइस बनाते हैं, 2D स्लाइस बनाने के बाद फिर जो है वो
पूरी पेशेंट की एक्सिस पे दोबारा दोबारा 2D स्लाइड्स बनाते हैं, 2D स्लाइड्स बना बना के जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद उसको जोड़ जब रहे हो तो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए, जोड़ने के बाद जब वो 3D इमेज बन गए जो भी कर ले सब। तो इसमें कोई कहानी ऐसी है ही नहीं जिसमें कोई टेक्निकल कहानी है, इसमें सभी बेकार बकवास है, ठीक है, जो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है। तो जस्ट डी क्या है, दैट्स इट। इसमें एक्सरे का जो वो पूरी चीज है कि एक्सरे किस तरह से बन रही है, क्या हो रही क्या नहीं है, उसमें इस आंसर में नहीं है। 3D स्कैनिंग वाला जवाब आ जाए, इट्स वेरी इजी इन माय ओपिनियन, ठीक है। बस ये लिखना है कि हर सेक्शन का, हर स्लाइस का 2D इमेज बना लो, 2D इमेज बनाने के बाद पूरे पेशेंट का लोगे, पूरे पेशेंट का लेने के बाद मतलब डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे एक्सेस भेजो, 2D स्लाइस का एक इमेज बन जाएगा। फिर पेशेंट के पूरे बॉडी की एक्सेस चलाऊं, सारे स्लाइसेस ले लो, कंबाइन कर दो, 3D इमेज बना लो, वो इमेज बना के प्रोसेसिंग पावर बहुत जल्दी चाहिए, 3D इमेज बन गया, उसको घुमा फिरा के कंप्यूटर पे देख लो, खत्म कहानी। इसमें और कोई टेक्निकल बात है ही नहीं जो हमारे दिमाग से कोई ऐसी बात जो निकल जाए। अच्छा, यहाँ पे आपका एक्सरे स्कैन्स भी खत्म होता है, नथिंग मोर टू डिस्कस ओवर हियर। अच्छा,